नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है GVR इन्फॉर्मेशन यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की वीडियो सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि आज मैं अपने संविधान के सभी महत्वपूर्ण अनुच्छेद को कवर करने वाला हूं और मैं ये पूरी कोशिश करूंगा कि आपको ये सारे अनुच्छेद मैं याद करा दूं, क्योंकि यह इतना महत्वपूर्ण टॉपिक है कि इससे हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में एक दो प्रश्न तो बनते ही बनते हैं और इसे याद रखना भी काफ़ी मुश्किल होता है। परंतु अब से आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। आप बस एक बार इस वीडियो को पूरे अच्छे से देखो और साथ ही साथ नोट्स बनाते चलो। ठीक है दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अगर पसंद आए तो एक लाइक और शेयर ज़रूर करना और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो ठीक है दोस्तों, सबसे पहले हम कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद को कवर करते हैं, देखते हैं क्या है। तो ये देखिए, केंद्र में जो अगर हम देखें तो सबसे ऊपर कौन होते हैं? राष्ट्रपति होते हैं, उसके बाद उपराष्ट्रपति होते हैं, उसके बाद प्रधानमंत्री होते हैं, फिर जो है महान्यायवादी होते हैं और लोकसभा विघटन भी होता है। ठीक है, तो ये मैंने सिर्फ याद करने के लिए ऐसा रखा है, हर किसी को पता होता है। राष्ट्रपति जो है अनुच्छेद 52 के अनुसार भारत का एक राष्ट्रपति होते हैं और हम इसमें अगर 11 अगर ऐड कर दें, कितना दोस्तों? 11 अगर ऐड कर दें तो यहाँ पे आ जाएगा 63 और 63 में बात किया गया है उपराष्ट्रपति की। ठीक है, भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, अनुच्छेद 63 में कहा गया है। और फिर से अगर हम 63 में 11 ऐड कर दें तो आ जाएगा कितना? 74। और 74 में बात हुई है कि भारत में जो है एक मंत्री परिषद होगा जिसके प्रधान जो हैं, जिसके मुखिया जो हैं वो प्रधानमंत्री होंगे। ठीक है, और उसके बाद यहाँ से अगर फिर से हम 11 ऐड कर दें, ठीक है, तो आ जाएगा 85 और 85 में जो है वो लोकसभा का विघटन या सत्रावसान की बात की गई है। महान्यायवादी का बात अनुच्छेद 76 में है। ठीक है, ये आप याद रखिएगा। हम आगे भी और भी बहुत सारे ट्रिक आपको बताएंगे। ठीक है, तो ये मैंने आपको याद रखने के लिए बताया कि अनुच्छेद 52 में राष्ट्रपति का वर्णन है। 11 जोड़ेंगे तो आप उपराष्ट्रपति पे पहुंचेंगे, फिर 11 जोड़ेंगे तो प्रधानमंत्री पे पहुंच जाएंगे और फिर 11 जोड़ेंगे तो लोकसभा विघटन पे आप पहुंच जाओगे। ठीक है दोस्तों, आगे और भी देखते हैं। ये देखिए, अनुच्छेद 72 से 110 तक क्या करना है आपको? अनुच्छेद 72 से 110 तक अगर आप यहाँ पे +89 करते हो, क्या करना है? +89 मतलब 89 अगर जोड़ देते हो तो जो प्रावधान संघ में होगा, जो प्रावधान केंद्र में होगा, वही प्रावधान जो है राज्य में आ जाएगा। ठीक है, जैसे मैं आपको बात करता हूँ, अनुच्छेद 72 लेता हूँ। अनुच्छेद 72 में क्या है? अनुच्छेद 72 में है राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति। राष्ट्रपति जो है किसी को भी क्षमादान दे सकती है, ये अनुच्छेद 72 में कहा गया है। और इसमें अगर हम 89 अगर ऐड कर दें तो कितना आ जाएगा? 9 2 11 के एक हाथ में एक और 8 8 16, 161। तो 161 किसकी बात करेगा? ये तो राष्ट्रपति की बात किया। तो राज्य में कौन होता है हेड? राज्यपाल। कौन होता है? राज्यपाल। ये जो है राज्यपाल की बात करेगा और राज्यपाल की क्षमादान की शक्ति जो है अनुच्छेद 161 में है। ठीक है दोस्तों, हम आपको यहाँ पे एक चीज़ बताना चाहते हैं। ठीक है, जैसे कि केंद्र में क्या होता है? संसद के कितने अंग होते हैं? संसद के 3 अंग होते हैं और वो कौन कौन से हैं? राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। ठीक है, उसी प्रकार राज्य में होते हैं विधानमंडल। क्या होते हैं? विधानमंडल। राज्य में जो होते हैं उसको हम विधानमंडल बोलते हैं और इसमें भी 3 अंग होते हैं। कौन कौन? एक तो होते हैं राज्यपाल और एक होते हैं विधानसभा और विधान परिषद। विधान परिषद, हर राज्य में विधान परिषद नहीं होता है, बस यही राज्य में है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, लोकसभा जो है वो निम्न सदन होता है, राज्यसभा उच्च सदन होता है, क्योंकि राज्यसभा का विघटन नहीं होता है। इसी प्रकार यहाँ पे विधानसभा निम्न सदन होता है और विधान परिषद उच्च सदन होता है, क्योंकि विधान परिषद का भी विघटन नहीं होता है। ठीक है दोस्तों, तो इतना जानकारी आपको होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं और ये देखिए, ये क्या कहता है? अनुच्छेद 111 से 124 में आप क्या करेंगे? आप 90 जोड़ेंगे। क्या? 90। तो जो प्रावधान संघ में होगा, मतलब जो प्रावधान केंद्र में होगा, वही प्रावधान आपको राज्य के लिए आ जाएगा। जैसे एक अनुच्छेद मैं यहाँ से ले लेता हूँ, 112। 112 में क्या है? 112 जो है हमारा केंद्र की वार्षिक वित्तीय विवरण की बात करता है। एक मिनट दोस्तों, वार्षिक वित्तीय विवरण, वार्षिक वित्तीय विवरण।
112 में बात किया गया है। अगर इसमें हम 90 अगर ऐड कर दें तो क्या आ जाएगा, 2 9 1 10 की 0 हाथ में 1 2 202। ये जो है राज्य की वार्षिक वित्तीय विवरण का बात करेगा। राज्य की वार्षिक वित्तीय विवरण का जो बात करेगा वो कौन करेगा, अनुच्छेद 202 करेगा। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा। बस इतना ही फंडा है। अनुच्छेद 72 से 110 तक में अगर आप 89 अगर प्लस कर देते हो तो जो प्रावधान केंद्र का है वही प्रावधान राज्य का आ जाएगा। अगर आप 89 अगर माइनस कर दोगे तो जो प्रावधान राज्य का है वही प्रावधान केंद्र का आ जाएगा। और 111 से 124 तक आपको 90 ऐड करना है और जो प्रावधान केंद्र का होगा वही प्रावधान राज्य के लिए आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, जैसे एक और मैं आपको एग्जांपल के लिए आपको बताता हूँ। जैसे अनुच्छेद 124 लेता हूँ। अनुच्छेद 124 किसकी बात करता है, अनुच्छेद 124 में जो है किसका बात है, सुप्रीम कोर्ट की बात है, सुप्रीम कोर्ट का गठन का बात है। तो इसमें आप 90 आप ऐड कर दो तो कितना आ जाएगा, 214। 214 जो है हाई कोर्ट का गठन का बात करेगा। ठीक है, इसी प्रकार आप याद रख सकते हो। हम आगे और भी आपको चीज़ें बताएंगे, इसको अच्छे से रिलेट करके बताएंगे। अनुच्छेद मैंने ऐसे लिखा है आगे कि आप अच्छे से रिलेट कर पाओगे। ठीक है, मैं आगे बढ़ता हूँ। चलिए हम बात करते हैं भाग 1। भाग 1 में किसका वर्णन है, भाग 1 में वर्णन है संघ व राज्य क्षेत्र की, संघ व राज्य क्षेत्र। अनुच्छेद 1 कहता है क्या कि भारत राज्यों का संघ है। भारत किसका संघ है, राज्यों का संघ है। बहुत सारे छोटे छोटे राज्य हैं और उसका संघ कौन है, एक भारत है। ठीक है, अनुच्छेद 2 जो है भारतीय संघ के बाहर के क्षेत्रों को शामिल करने का प्रावधान करता है। जैसे मान के चलिए एक भारत है और भारत के बाहर कोई यहाँ पे एक जगह है जो कि भारत का अंग नहीं है। अब इस जगह को जो है भारत का अगर अंग बनाना है तो ये अनुच्छेद 2 में इसका प्रावधान है कि कैसे बनाया जाएगा। अनुच्छेद 3 जो है किसी राज्य के क्षेत्र नाम बदलने व किसी अन्य परिवर्तन की शक्ति जो है वो संसद को प्रदान करता है। जैसे मान के चलिए हमारे राज्य का नाम बिहार है और इसको बिहार को क्या करना है, कोई नाम चेंज करना है। मान के चलिए इसका नाम बहार करना है, क्या बहार। तो ये जो बाहर करने की ये जो नाम चेंज अगर करना है तो ये शक्ति किसके पास है, संसद के पास है। और ऐसा प्रावधान अनुच्छेद 3 में किया गया है। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। भाग 2 जो है नागरिकता का बात करता है, जो कि 5 से 11 तक में इसका वर्णन है। लेकिन ये अनुच्छेद उतने अब महत्वपूर्ण नहीं रह गए हैं, क्योंकि जब हमें आज़ादी मिली थी उस समय पाकिस्तान की और बांग्लादेश की नागरिक की बात हुई थी। ठीक है, कि कौन जो है से कि भारत के नागरिक होंगे कौन नहीं होंगे, तो वो अब उतना रिलेवेंट नहीं है। अब हमारे पास नागरिकता अधिनियम जो 1955 है उसके अनुसार हमें नागरिकता हमारे देश में दी जाती है और छीनी जाती है। 5 प्रकार से नागरिकता दी जाती है और 3 प्रकार से छीनी जाती है। ठीक है, हम भाग 3 देखेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और यहीं से सबसे अधिक प्रश्न बनते हैं, तो इसको आप ध्यान से देख लेना। हमने यहाँ पे देखिए पहले ये जो है 12 से 35 तक भाग 3 मौलिक अधिकार का वर्णन है। हमने पहले यहाँ पे ऐसे लिखा है, फिर हम एक एक अनुच्छेद करके देखेंगे क्योंकि ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे हम यहाँ देख रहे हैं 14 से 18 में जो है वो समानता की बात की गई है। 5 अनुच्छेद हैं यहाँ पे 14 से 18। 19 से 22 तक में स्वतंत्रता के अधिकार की बात की गई है और 23 से 24 में शोषण के विरुद्ध अधिकार की बात की गई है। अनुच्छेद 25 से 28 में धार्मिक स्वतंत्रता की बात की गई है। अनुच्छेद 29 से 30 में शिक्षा व संस्कृति के अधिकार का बात किया गया है। अनुच्छेद 32 में संवैधानिक उपचारों का अधिकार का बात किया गया है और अनुच्छेद 32 को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मैंने यहाँ पे इसलिए आपको ये रखा, ये आपको ऐसे भी याद रखना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि एग्जाम में पूछे जा सकते हैं कि शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद कितना में है। ऑप्शन आपको दे देगा अनुच्छेद 20 से 21, अनुच्छेद 19 से 22, अनुच्छेद 23 से 24, 25 से 28। तो अगर ऐसे याद नहीं रहेगा तो आप उस क्वेश्चन को नहीं कर पाओगे, तो इसलिए इसको एक बार आप याद जरूर कर लेना। समानता, स्वतंत्रता, शोषण, धार्मिक, शिक्षा, संस्कृति और संविधान के उपचारों का अधिकार, ये तो याद होता है, यहाँ तक याद कर लो। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं और एक एक अनुच्छेद हम ध्यान से देखते हैं। सबसे पहले हम अनुच्छेद 12 देखेंगे। अनुच्छेद 12 की कोई बात नहीं करता लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये राज्य की परिभाषा की बात करता है। ये बताता है कि राज्य कौन है। ठीक है, हम जिस राज्य की बात करते हैं कि उत्तर प्रदेश एक राज्य है, पंजाब एक राज्य है, तो दरअसल वो राज्य नहीं है। ठीक है, राज्य जो है एक स्वतंत्र निकाय होता है। जैसे कोई भी जो सरकारी कर्मचारी होता है, ठीक है,
कोई भी जो जैसे पुलिस है तो वो भी एक राज्य है, ठीक है, इसकी बात करता है। अनुच्छेद 13 जो है मूल अधिकारों से असंगत कानून लागू नहीं होगा, ऐसा प्रावधान करता है अनुच्छेद 13। जैसे मान के चलिए आज संसद कोई कानून बनाया और वो कानून जो है हमारे मूल अधिकार का उल्लंघन करता है, तो वो जो कानून बना है वो लागू नहीं होगा, ठीक है दोस्तों, वो लागू नहीं होगा। अनुच्छेद अब हम देखेंगे समानता का अधिकार। अनुच्छेद 14 में कानून के समक्ष समानता की बात की गई, मतलब कानून के समक्ष जो है सभी लोग समान हैं, चाहे वो राष्ट्रपति ही क्यों ना हो, ठीक है। लेकिन राष्ट्रपति को कुछ मामले में छूट दी जाती है, ठीक है, बट हमें उतना डीपली अभी नहीं जाना है। अनुच्छेद 15 में धर्म, जाति आदि के आधार पर विभेद नहीं किया जाएगा। अगर कोई नीची जाति का व्यक्ति है तो उसके साथ जो है उसके जाति के आधार पर विभेद नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 16 नौकरी में समानता की बात करता है। यह अनुच्छेद पूछा गया है मेंस में, अनुच्छेद, लेकिन वो वहाँ पे ऐसे पूछा गया था 16 के 1 ऐसे, ठीक है, 16 के 2 ऐसे पूछा गया था। तो हमें उतना डीप में नहीं जानना है, अगर ये 16 हम याद रखेंगे तो हम वहाँ पे ऑप्शन को एलिमिनेट भी कर सकते हैं। अनुच्छेद 17 क्या बात करता है? अस्पृश्यता का अंत, मतलब छुआछूत का अंत करता है अनुच्छेद 17। अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत की बात करता है। उपाधियों का अंत, उपाधि जो आप समझ रहे हो जैसे कि अगर आप अवार्ड समझ रहे हो तो उसकी बात नहीं है यहाँ पे। उपाधि का मतलब है जैसे कि कोई डॉक्टर नहीं है और वो डॉक्टर लगाएगा तो ऐसा नहीं कर सकता है वो। अगर कोई इंजीनियर नहीं है तो वो इंजीनियर का जो उपाधि है वो नहीं लगा सकता, मतलब जब तक उसको कोई उपाधि नहीं मिला है तब तक वो उपाधि नहीं उसे वो लगा सकता है, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, स्वतंत्रता के अधिकार को देखते हैं। अनुच्छेद 19 जो है अभिव्यक्ति की आज़ादी की बात करता है। अभिव्यक्ति मतलब बोलने की आज़ादी, ठीक है। इसमें पहले टोटल जो है वो 7 अनुच्छेद थे। आपने सुना होगा कि पहले 7 थे, अब 6 ही रह गए हैं। क्यों? क्योंकि एक संपत्ति के अधिकार जो है उसको यहाँ से हटा दिया गया है और उसको जो है अब मौलिक अधिकार नहीं है संपत्ति का अधिकार, उसको अब वो जो है वो कानूनी अधिकार बन चुका है और वो कहाँ रख दिया गया है? अनुच्छेद 300 के ए में, ठीक है, किसको? संपत्ति के अधिकार को। इसमें है बोलने की स्वतंत्रता, एक जगह इकट्ठा होने की स्वतंत्रता, ठीक है। 3 में है सभा व समूह बनाने की स्वतंत्रता, घूमने की आज़ादी। आपने देखा होगा कि एक बार जो है सोनिया गांधी को हवाई अड्डे पर रोक दिया गया था, तो वो जो है इनकी आज़ादी का उल्लंघन हुआ था, इसीलिए जो है घूमने की, विदेश घूमने का अधिकार जो है अनुच्छेद 21 में फिर जोड़ा गया था, ठीक है। फिर हम देखेंगे 5 में है भारत में कहीं भी निवास की आज़ादी, भारत में आप कहीं भी रह सकते हो आप। फिर 6 में है आजीविका का अधिकार, मतलब आप अपने भरण पोषण के लिए आप कहीं भी कमा सकते हो। जैसे आपने देखा होगा कि बिहार का कोई व्यक्ति पंजाब में जाकर, दिल्ली में जाकर काम करता है, या फिर कोई दिल्ली का व्यक्ति बिहार में भी आके वो अपनी नौकरी कर सकता है। अनुच्छेद 20 में अपराध दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण का प्रावधान किया गया है। और अनुच्छेद 21 ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसमें बहुत सारे अधिकार दिए गए हैं। ये हमारे और आपके हर किसी के लिए, हर व्यक्ति के लिए बहुत आवश्यक है। इसमें बहुत सारे अधिकार हैं। विदेश घूमने का अधिकार है, ठीक है, जीवन साथी चुनने का अधिकार है, सोने का अधिकार है, बहुत सारा अधिकार है, ये बहुत लंबा है, ठीक है। अनुच्छेद 21 का 1 ये भी बहुत महत्वपूर्ण है आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से, क्योंकि ये जो है बाद में जोड़ा गया था। 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का अधिकार है और ये 86वां संविधान संशोधन द्वारा इसको जोड़ा गया था। अनुच्छेद 22 जो है गिरफ्तारी के संबंध में संरक्षण का प्रावधान करता है। अगर कोई भी अपराधी को गिरफ्तार किया गया है तो उसको 24 घंटा के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होगा। जो अधिकारी जिसने गिरफ्तार किया है वो उसको 24 घंटा के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करेगा, और अगर किसी कारणवश पेश नहीं कर पाया तो उसको सही कारण बताना पड़ेगा, ठीक है। अब हम देखेंगे शोषण के विरुद्ध अधिकार। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, आपने ज़रूर सुना होगा बलात् और बाल। क्या सुना होगा? बलात् और बाल। देखिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, बलात् श्रम और बाल श्रम, ये दोनों में बहुत अंतर है दोस्तों, ठीक है। बलात् का मतलब क्या हुआ? बलात् का मतलब हुआ कि बंधुआ मजदूरी कराना, जबरन किसी से काम कराना और बदले में उसका जो मेहनताना है, बदले में जो उसका वो जो पैसा है उसको नहीं देना, तो उसको बोलते हैं बलात् श्रम। लेकिन बाल श्रम क्या है? बाल श्रम है किसी बच्चे, मतलब बाल का मतलब बालक, ठीक है, जो छोटे जो बच्चे होते हैं उनसे काम कराने को हम बोलते हैं बाल श्रम।
ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एसएससी जो है या फिर कोई भी जो रेलवे भी ऐसे प्रश्न पूछ लेता है कि बलात् श्रम अनुच्छेद कितना में इसका वर्णन है। तो आप वहाँ पे बच्चे गलती कर देते हैं, ठीक है, बाल श्रम को ही बलात् श्रम समझ लेते हैं, लेकिन ये अलग अलग है। अनुच्छेद 23 जो है बलात् श्रम की बात करता है। बलात् मानव व्यापार मतलब मानव तस्करी, जबरन व बंधुआ मजदूरी पर रोक लगाता है अनुच्छेद 23। और अनुच्छेद 24 जो है 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के श्रम पर रोक लगाता है। मतलब 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे जो हैं उनको कल कारखाने में नहीं लगाया जा सकता, उनको काम पे नहीं रखा जा सकता है। आप 14 से 24 आप ऐसे रिलेट कर रहे हो, मतलब 24 में जो है 14 का बात हो रहा है, तो एक जो है ये ऑटोमेटिक आपको याद हो जाएगा। अगर दो है, दो में से आप एक को अगर अलग कर दो तो एक जो बचेगा वो बलात् श्रम हो जाएगा। अब हम देखेंगे धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। अनुच्छेद 25 में धर्म को मानने, आचरण व प्रचार का अधिकार है। जैसे आप अभी हिंदू हो, शाम को मुस्लिम हो जाओ, उसके बाद सिख, बौद्ध, ईसाई कुछ भी हो जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, कोई रोक टोक नहीं है। आचरण है, प्रचार करने का अधिकार है, आप किसी भी धर्म का प्रचार प्रसार कर सकते हो। धर्म के प्रबंधन का अधिकार अनुच्छेद 26 में बताया गया है, क्योंकि धर्म का प्रबंधन कैसे किया जाएगा। अनुच्छेद 27 में धार्मिक कार्यों के धन पर कर नहीं, कर मतलब टैक्स नहीं लगेगा। जैसे अभी आपने हाल ही में न्यूज़ में रहा है तिरुपति बालाजी मंदिर, ठीक है, तो उसमें आप देखे होंगे कि उसमें बहुत सारी सोना है, वहाँ पे सोना बहुत है, लेकिन अगर वो आम आदमी के पास उतना सोना हो तो टैक्स सरकार बहुत ज़्यादा टैक्स ले लेगी, लेकिन वहाँ पे टैक्स नहीं लगता, क्योंकि वो क्या है, वो धार्मिक संस्थान है। अनुच्छेद 28 क्या कहता है, धार्मिक शिक्षा व उपासना में उपस्थित होने की आज़ादी है। धार्मिक शिक्षा में या फिर पूजा पाठ में आप उपस्थित हो सकते हो। इसमें कोई इंपॉर्टेंट नहीं, सिर्फ अनुच्छेद 25 जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको ज़रूर याद रखिएगा। हम आगे बढ़ते हैं। शिक्षा व संस्कृति का अधिकार, अनुच्छेद 29। दोस्तों मैं बता दूं कि मैंने जो अभी स्टार्टिंग में आपको बताया है वो मैं आगे इम्प्लीमेंट करूंगा। एक मिनट, तो आप बने रहो, ठीक है, आगे आपको बहुत मज़ा आने वाला है, आपको सब समझ में आएगा, मैं आपको अच्छे से बता पाऊंगा कि कैसे उसका उपयोग करना है। अनुच्छेद 29 जो है अल्पसंख्यकों के हितों की संरक्षण की बात करता है। अल्पसंख्यक कौन होते हैं, जैसे हमारा देश भारत है, यहाँ पे जो हिंदू हैं वो बहुत संख्यक हैं, क्योंकि यहाँ पे हिंदू की आबादी बहुत ज़्यादा है, हिंदू राष्ट्र है। तो इसमें जो और भी जो लोग हैं समुदाय के, जैसे मुस्लिम हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, ठीक है, ये बौद्ध हैं, जैन हैं, तो ये सब जो हैं ये अल्पसंख्यक हैं, तो इनकी संरक्षण की बात करता है अनुच्छेद 29। और अनुच्छेद 30 कहता है शैक्षणिक संस्था खोलने का अधिकार देता है। जैसे आप कोई भी शैक्षणिक संस्थान खोल सकते हो, स्कूल खोल सकते हो, ट्यूशन खोल सकते हो, लाइब्रेरी खोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार का बात करता है। मूल अधिकारों का संरक्षण के लिए सर्वोच्च न्यायालय द्वारा रिट जारी की जा सकती है अनुच्छेद 32 के अनुसार। और जो सर्वोच्च न्यायालय है वो कितने प्रकार का रिट जारी करता है, 5 प्रकार का रिट जारी करता है। अगर किसी का मूल अधिकार का उल्लंघन हुआ है तो 5 प्रकार का रिट जारी करता है सर्वोच्च न्यायालय, और निर्देश देता है जैसा ज़रूरत होगा वैसा रिट जारी करेगा। बंदी प्रत्यक्षीकरण, उत्प्रेषण, बहुत 5 प्रकार के होते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। भाग 4 राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का बात करता है, भाग 4, और अनुच्छेद 36 से 51 में इसका बात किया गया है, ठीक है। हम सारे तो नहीं देखेंगे, बस जो इम्पोर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है, उसको हम बस देखेंगे। अनुच्छेद 40 जो है ग्राम पंचायत के गठन का बात करता है। अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायतों का गठन का बात है, ठीक है। महात्मा गांधी से ये बहुत ज़्यादा प्रेरित है अनुच्छेद, ठीक है। अनुच्छेद 44 समान नागरिक संहिता का बात करता है। यूसीसी बहुत चर्चा में रहा है, यूनिफॉर्म सिविल कोड। आपने देखा होगा कि उत्तराखंड पहला राज्य है जिसने यूसीसी को लागू किया था। अनुच्छेद 45 बच्चों के लिए अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया है अनुच्छेद 45 में। अनुच्छेद 48 का ए जो है पर्यावरण का संरक्षण का प्रावधान है, मतलब ये बोलता है कि राज्यों का ये दायित्व है कि वो पर्यावरण का रक्षा करें, पर्यावरण का संरक्षण करें। अनुच्छेद 49 कहता है कि राज्यों का ये कर्तव्य है, राज्यों का ये दायित्व है कि राष्ट्रीय महत्व के स्मारक और संस्थानों का संरक्षण करें। अनुच्छेद 51 कहता है अंतर्राष्ट्रीय शांति व सुरक्षा बहाल करना भी राज्यों का कर्तव्य है। अनुच्छेद अब हम देखेंगे 51A
और भाग 4 का ए, इसको बाद में जोड़ा गया था दोस्तों। ठीक है, इसमें मौलिक कर्तव्य की बात हुई है और टोटल जो है 11 मौलिक कर्तव्य है हमारे पास। और ये कहाँ से लिया गया था? रसिया से लिया गया था। कहाँ से? ये रसिया से प्रेरित है, रूस से प्रेरित है। सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा इसको शामिल किया गया था। तो ये आप इम्पोर्टेंट है, इसे आप जरूर याद रखिएगा। हम आगे बढ़ते हैं और देखेंगे भारत का राष्ट्रपति। भारत के राष्ट्रपति के बारे में देखते हैं। देखिए, मैंने ऐसे इसलिए रखा ताकि आपको याद करने में आसानी हो। अगर मैं लाइन से रखता अनुच्छेद 1 से अगर 395 तक रख देता तो ऐसे याद करना, याद तो हो जाता लेकिन बहुत मुश्किल होता है। अलग अलग इसको मैंने छाट के रखा है, आगे अभी और अलग अलग आपको मिलेंगे। ठीक है, सॉरी, अनुच्छेद 52 जो है, अनुच्छेद 52 कहता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा और वो कार्यपालिका शक्ति का प्रधान होगा। अनुच्छेद 54 में राष्ट्रपति का निर्वाचन का बात किया गया है। अनुच्छेद 56 में राष्ट्रपति का पदावधि का बात किया हुआ है। और अनुच्छेद 60 जो है राष्ट्रपति का शपथ ग्रहण की बात करता है। अनुच्छेद 61 जो है बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें राष्ट्रपति पर महाभियोग जो लगाया जाता है अनुच्छेद 61 के द्वारा ही लगाया जाता है। अनुच्छेद 72 बहुत महत्वपूर्ण है। अनुच्छेद 72 जो है राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति प्रदान करता है। और अनुच्छेद 85 लोकसभा का सत्र सत्रावसान या विघटन की बात करता है। हम ये पहले भी देख चुके हैं ये अनुच्छेद स्टार्टिंग में। ठीक है, ये दोनों। अनुच्छेद 123 जो है अध्यादेश जारी करने की बात करता है, मतलब राष्ट्रपति जो है अनुच्छेद 123 के अनुसार अध्यादेश जारी कर सकता है। अनुच्छेद 143 जो है वो सुप्रीम कोर्ट से राष्ट्रपति द्वारा किसी मामले पर सलाह लेने की बात करता है। 143 तो आपको याद ही होगा दोस्तों, 143 मतलब आई लव यू, आपने सुना होगा 143। तो 143 देखते होंगे आप कि आप अगर किसी से बहुत ज़्यादा आप अगर प्रेम करते हो, ठीक है, आप अपने फ्रेंड हो, माता हो, पिता हो, ठीक है, तो आप क्या करते हो, आप अगर आपको अगर कहीं पे कोई प्रॉब्लम होता है तो आप अपने फ्रेंड से, जिससे आप बहुत ज़्यादा प्यार करते हो, या माता पिता से आप क्या लेते हो? सलाह लेते हो। तो ऐसे ही आप रिलेट कर लो कि राष्ट्रपति भी जो है अपने फ्रेंड सुप्रीम कोर्ट से सलाह लेता है अनुच्छेद 143 के अनुसार। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और उपराष्ट्रपति के बारे में देखते हैं। अनुच्छेद 63 उपराष्ट्रपति का पद की बात करता है। अनुच्छेद 63 हमने ये पहले भी देख चुका है, स्टार्टिंग में हम देख चुके थे। अनुच्छेद 64 उपराष्ट्रपति जो है राज्यसभा के सभापति होते हैं, इसकी बात करता है अनुच्छेद 64। अनुच्छेद 67 जो है उपराष्ट्रपति का पदावधि का बात करता है कि वो कितने समय तक उपराष्ट्रपति के पद पर बने रहेंगे। अब हम देखेंगे केंद्रीय मंत्री परिषद। अनुच्छेद 74 जो है राष्ट्रपति की सहायता के लिए एक मंत्री परिषद होगा और जिसके प्रमुख प्रधानमंत्री होंगे। ठीक है, अनुच्छेद 74। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, अनुच्छेद 74 जो है केंद्र में मंत्री परिषद की बात करता है, उसके प्रधानमंत्री होते हैं। ठीक है, तो इसमें अगर हम 89 ऐड कर दें तो कितना आएगा दोस्तों? 9 4 13 के 3 हाथ में 1 और 9 7 16 163। 163 में यहाँ जो 74 में है केंद्र में मंत्री परिषद, तो यहाँ पे राज्य में मंत्री परिषद होना चाहिए। हाँ, देखिए यहाँ पे अनुच्छेद 163 राज्य मंत्री परिषद की बात कर रहा है। ठीक है, अनुच्छेद 75 किसकी बात करता है? प्रधानमंत्री की नियुक्ति का। देखिए यहाँ पे भी 75 में प्रधानमंत्री की नियुक्ति का बात है। अगर 89 यहाँ पे जोड़ दें तो कितना आ जाएगा? 164। और 164 में जो है मुख्यमंत्री की नियुक्ति का बात हुआ है, यहाँ देखिए नीचे। ठीक है, 164 में। तो अगर समझ में अगर आपको आ गया है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दिएगा दोस्तों। इस तरह की वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है। वैसे भी मैं 5-6 दिन वीडियो नहीं बना पाया था, मेरी कोई मजबूरी थी, इसी कारण बस। और मैं 2 दिनों से वीडियो अब फिर से डाल रहा हूँ। मैं प्रतिदिन आपको वीडियो दूंगा जब तक आपका सारा एग्ज़ाम ये सब खत्म नहीं हो जाता, CGL मेंस, CHSL मेंस, MTS, तब तक आपको लगातार वीडियो मिलती रहेगी। ठीक है, देखिए अनुच्छेद 78 जो है राष्ट्रपति को सूचना संबंधी प्रधानमंत्री का दायित्व की बात करता है। मतलब प्रधानमंत्री का दायित्व है कि जो सूचनाएं हैं वो राष्ट्रपति को दे। अनुच्छेद 78 ये बात करता है। 78 में आप 89 अगर जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों? मैं देखता हूँ। 78 में अगर 89 जोड़ते हैं तो 9 और 17 के साथ हाथ में 1 और 9 9 8 8 16 167। 167 ये बात करता है कि मुख्यमंत्री का ये दायित्व है कि वो राज्यपाल को सारी सूचनाएं दे। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा।
संवैधानिक पद व निकाय, देखिए मैंने इसको भी एक जगह रखा है ताकि याद हो जाए। देखिए अनुच्छेद 76 भारत का महान्यायवादी की बात कर रहा है, जो कि भारत सरकार का विधिक अधिकारी होता है, मतलब केंद्र का। किसका होता है ये? केंद्र का। केंद्र मतलब सेंट्रल का। केंद्र सरकार का विधिक अधिकारी कौन होता है? भारत का महान्यायवादी। देखिए अब अगर 76 में अगर हम 89 ऐड कर दें तो क्या आएगा दोस्तों? 9 6 15 की 5 हाथ में 1 और 9 7 16 165। अगर यहाँ पे केंद्र सरकार की विधिक अधिकारी का बात हुआ है तो 165 जो है राज्य सरकार की विधिक अधिकारी का बात करेगा। यहाँ देखिए राज्य सरकार का जो वकील है वो महाधिवक्ता होता है अनुच्छेद 165 में। ठीक है। अनुच्छेद 148 भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, जो कि सरकार के व्यय का लेखा जोखा रखता है। आपने नाम सुना होगा कैग का, बहुत इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 148 आप याद रखिए। अनुच्छेद 280 वित्त आयोग के गठन की बात करता है और 315 जो है यूपीएससी की बात करता है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की बात करता है। और 324 में निर्वाचन आयोग का बात है 324 में। ठीक है, तो ये एक जगह है, आप याद रखिए। अनुच्छेद 76 165, ठीक है, 148 280 वित्त आयोग, 315 जो है यूपीएससी और निर्वाचन आयोग का वर्णन 324 में है। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं और ये देखिए संसद का हम देखते हैं। अनुच्छेद 79 अनुच्छेद 79 में संसद का गठन का बात हुआ है। कितना? संसद का गठन। हमने स्टार्टिंग में देखा था कि केंद्र में संसद होते हैं, राज्य में विधानमंडल होते हैं। अगर 79 में संसद की गठन का बात हुआ है तो इसमें हम अगर 89 जोड़ दें तो कितना होगा? 9 9 18 की 8 हाथ में 1 और 8 8 16 168। 168 में जो है विधानमंडल की गठन की बात होनी चाहिए। देखिए यहाँ 168 में विधानमंडल की गठन की बात हुई है। अनुच्छेद 80 राज्यसभा के संरचना की बात करता है। तो अगर 80 में अगर हम 89 अगर जोड़ दें तो क्या हो जाएगा? 169। और 169 जो है वो विधान परिषद का गठन का बात करेगा। ठीक है, विधान परिषद। इसी प्रकार से 81 जो है लोकसभा के गठन की संरचना का बात करता है। मैंने इधर पूरा नहीं लिखा है क्योंकि सारे इंपॉर्टेंट नहीं है, जो इम्पोर्टेंट है वो मैंने लिख दिया। ठीक है, सब याद करना जरूरी नहीं है। 89 जो है राज्यसभा के सभापति की बात करता है। अनुच्छेद 93 में लोकसभा का अध्यक्ष का बात किया जाता है। इसमें अनुच्छेद 93 में बोला गया है कि लोकसभा के जो सदस्य हैं वो अपने में से ही एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष की नियुक्ति कर सकते हैं, चुन सकते हैं। अनुच्छेद 93 में ऐसा कहा गया है। अनुच्छेद 105 में संसद की विशेष शक्ति प्रदान करता है, अनुच्छेद 105। और 108 जो है संयुक्त अधिवेशन की बात करता है। संसद की संयुक्त अधिवेशन जो है 108 में, अनुच्छेद 108 में कहा गया है। और ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है। 110 धन विधेयक की बात करता है और 117 वित्त विधेयक की बात करता है। ये दोनों आप याद रखिएगा, 117 धन विधेयक और 110 धन विधेयक और 117 वित्त विधेयक। वार्षिक वित्तीय विवरण मतलब बजट। बजट का तो कहीं पे हमारे संविधान में वर्णन है नहीं। ठीक है, बजट शब्द का तो वार्षिक वित्तीय विवरण हमारे संविधान में लिखा गया है। वो जो है अनुच्छेद 112 में उसका वर्णन है। और राज्य के लिए क्या आएगा? तो 112 में हम कितना जोड़ेंगे? 90 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 202। ठीक है, तो 202 में जो है वो राज्य की वार्षिक वित्तीय विवरण की बात हुई होगी। आगे बढ़ते हैं। मतलब कहने का मतलब ये है दोस्तों कि अगर आपके अगर ऑप्शन अगर दूर दूर हैं, जैसे कि मान के चलिए कि ए में अगर है कोई ऑप्शन अगर दे दे 82, बी में ऑप्शन दे दे 92, सी ऑप्शन रहे आपके पास 72 और डी ऑप्शन रहे आपके पास 100। ठीक है, तो ऑप्शन दूर दूर है तो आप क्या करेंगे कि कोई भी जो अगर मान के चलिए केंद्र सरकार का बात हो रहा है और राज्य सरकार वाला आपको पता है तो आप वहाँ से 89 या 90 माइनस कर लो और जो ज़्यादा नज़दीक वाला आ रहा है वो आप मार दो। जैसे 161 में हमको याद है कि राज्यपाल की क्षमादान की शक्ति 161 में है। हम इसमें से 90 अगर माइनस कर लेते हैं तो कितना आ जाएगा? 1 16 में से 9 गया 7, देखिए 71 आ रहा है। हमको तो याद नहीं था। ठीक है, अगर ये भी अगर आपको याद नहीं है कि 90 घटाना है या 89 घटाना है, ठीक है, तो भी आप ऐसे लगा सकते हो। देखिए इसके नज़दीक ये 72 आ रहा है ना, तो ऐसे भी आप कर सकते हो। ठीक है, हमें तो 89 ही घटाना था, हमने 90 घटा दिया, फिर भी नज़दीक तो हम पहुंच गए। कहने का मतलब ये है कि अगर ऑप्शन दूर दूर है तो आप जो है इसका उपयोग कर सकते हैं। ये बहुत काम की चीज़ है। ठीक है, देखिए आगे क्या है।
सर्वोच्च न्यायालय 124 सर्वोच्च न्यायालय के गठन के प्रावधान है 124 में, और 124 में अगर हम 90 अगर जोड़ दें तो हो जाएगा 214, और 214 में जो है उच्च न्यायालय के गठन का प्रावधान किया गया है। ठीक है। 129 सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय है। 131 में सर्वोच्च न्यायालय का मूल अधिकार क्षेत्र की बात की गई है, मतलब सर्वोच्च न्यायालय जो है कहाँ पे इंटरफेयर करेगा कहाँ पे नहीं करेगा उसकी बात है। अनुच्छेद 137 कानून की न्यायिक समीक्षा की जाएगी। मान के चलिए सुप्रीम कोर्ट ने आज कोई फैसला सुनाया है ना, आज कोई क्या किया, अपना निर्णय सुना दिया, और 1 साल बाद जो है उसको लगे कि ये निर्णय सही नहीं थी तो उसकी वो समीक्षा कर सकता है, वो उसका निर्णय अपना बदल भी सकता है। ठीक है, ये अनुच्छेद 137 में ऐसा प्रावधान है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछा गया है। अनुच्छेद 32 तो बहुत बार हम देख चुके हैं। मूल अधिकार के संरक्षण के लिए रीट जारी करता है कौन? सुप्रीम कोर्ट। उच्च न्यायालय जो है रीट जारी करता है अनुच्छेद 226 के अनुसार। ये जो प्रश्न है ये पूछा गया है था, कब पूछा गया था? ये 3 मार्च 2023 को एग्ज़ाम हुआ था मेंस का सीजीएल का, ठीक है, जो कि 2022 वाला था। उसमें ये पूछा गया था, अनुच्छेद 226 पूछा गया था कि उच्च न्यायालय किस अनुच्छेद के अनुसार रीट जारी कर सकता है, तो यहाँ पे 226 था, है ना। उसमें ऑप्शन में 32 भी दिया हुआ रहता है, ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। राज्यपाल, अनुच्छेद 152 में राज्यपाल की परिभाषा की बात की गई है, और 153 में बोला गया है कि प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा। हमने ये स्टार्टिंग में किया था, ठीक है। अनुच्छेद 154 राज्यपाल की शक्ति की बात करता है, और 155 राज्यपाल की नियुक्ति की बात करता है। 161 में राज्यपाल की क्षमादान की शक्ति दी गई है। ये इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा, और ये तो आपको अगर 72 याद है तो ये भी याद रहेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। केंद्र राज्य संबंध देखेंगे। अनुच्छेद 249 में राज्य सूची पर संसद द्वारा कानून बनाने का प्रावधान किया गया है। मान के चलिए जैसे कि राज्य सूची का कोई विषय है, जैसे मान के चलिए पुलिस हो गया, वन हो गया, ये राज्य सूची के विषय हैं। अगर इस पे मान के चलिए कि राज्य जो है वो कानून नहीं बना पा रहा है और वो कानून बनाना जरूरी है, तो वहाँ पे क्या करेगा, जो संसद है वो इंटरफेयर करेगा और संसद इस पे फिर कानून बना देगा, ठीक है। ये ऐसा प्रावधान किया गया है 249 में। अनुच्छेद 262 नदी जल विवाद का बात करता है। आपने देखा होगा कि कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच जो है कावेरी जल विवाद था, तो उसका जो वर्णन है अनुच्छेद 262 में है। अनुच्छेद 263 अंतर्राज्यीय परिषद की बात करता है, और ये देखिए महत्वपूर्ण अनुच्छेद 2 हैं, ठीक है। संचित निधि और आकस्मिक निधि। संचित निधि 267 और आकस्मिक निधि संचित निधि 266 और संचित आकस्मिक निधि 267, ठीक है। मैं यहाँ पे कुछ सोच रहा था, इसलिए बोलने में थोड़ा दिक्कत हो गया। मैं ये सोच रहा था कि इसको याद कैसे रखा जाए, तो आप याद रख सकते हो, छोटा वाला पहले आएगा, है ना, छोटा है ये, छोटा, उसके बाद वाला बड़ा है तो बड़ा नंबर। जैसे आकस्मिक अगर हम लिखते हैं तो बड़ा नंबर लिखा, बड़ा अक्षर लिखाता है, तो बड़ा वाला बड़ा के साथ आप रिलेट कर लो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। लोकसभा व राज्यसभा में आरक्षण देखेंगे। अनुच्छेद 330 लोकसभा में एसटी और एससी को आरक्षण की बात करता है। एसटी मतलब शेड्यूल ट्राइब, मतलब शेड्यूल ट्राइब मतलब कि, और एससी मतलब अनुसूचित जाति, और एसटी मतलब शेड्यूल ट्राइब मतलब अनुसूचित जनजाति। एससी का मतलब शेड्यूल कास्ट और एसटी का मतलब शेड्यूल ट्राइब। मैं एक बार बता रहा हूँ, बार बार नहीं बताऊँगा। और ये रहा ओबीसी, ठीक है। तो 330 में जो है लोकसभा में एसटी और एससी को आरक्षण दिया गया है, और 332 में विधानसभा में एसटी एससी को आरक्षण दिया गया है। मैंने एक जगह लिखा है इसको ताकि याद रहे। अनुच्छेद 335 में सेवा व पद में एसटी और एससी को आरक्षण का प्रावधान किया गया है। ये देखिए तीनों अनुच्छेद महत्वपूर्ण हैं और इसको याद भी रखना चाहिए आपको। 338 से सब रिलेटेड हैं ये तीनों। इसमें एससी आता है, उसके बाद एसटी आता है, उसके बाद ओबीसी आता है, ठीक है। ओबीसी तो ऐसे ही 3 अक्षर का है तो ये बाद में आया होगा, और इसको बाद में जोड़ा गया है 103वां संविधान संशोधन में 2018 में इसको जोड़ा गया है। और यहाँ पे आप रीजनिंग लगा लो, ठीक है। एस तो दोनों में कॉमन है, ठीक है। अगर डिक्शनरी की बात करें तो एस तो दोनों में कॉमन है। उसके बाद क्या आएगा, उसके बाद आएगा सी, पहले तो सी आएगा उसके बाद टी आएगा, ठीक है। तो सी वाला पहले आया, यानी कि 338 में एससी आयोग की बात है, और उसके बाद एसटी आयोग की बात है 338 ए में। 338 बी में पिछड़ा वर्ग आयोग की बात की गई है, ठीक है। ऐसे आप याद रख सकते हो।
अन्य अनुच्छेद देखते हैं। अनुच्छेद 343 भारत की राजभाषा व लिपि की बात करता है। अनुच्छेद 343 ए से ओ तक में ग्राम पंचायत की बात की गई है। आप मुझे एक आंसर बताना दोस्तों कि संविधान के और कहाँ पे जो है हमारे संविधान में ग्राम पंचायत की बात की गई है। मैंने आपको पीछे बताया भी है, ठीक है। वो अनुच्छेद बताइए जिसमें ग्राम पंचायत की बात की गई है। आप कमेंट में ज़रूर इसका आंसर दीजिएगा, तब मैं समझूंगा कि आपने यहाँ तक वीडियो देखा है। अनुच्छेद 351 भारत की राजभाषा क्या है? हिंदी। तो हिंदी को प्रोत्साहित करने की बात करता है अनुच्छेद 351। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। ये देखिए अनुच्छेद 352 आपातकालीन प्रावधान की बात करता है। राष्ट्रीय आपात, अनुच्छेद 352 किसकी बात करता है? राष्ट्रीय आपात की। और 356 राष्ट्रपति शासन की। अगर राष्ट्रपति को लगता है ऐसा कि राज्य में जो है वो कानून का पालन नहीं किया जा रहा है, सारे तंत्र बिगड़ चुके हैं, तो राष्ट्रपति जो है राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगा सकता है। अनुच्छेद 360 जो है वित्तीय आपात की बात करता है। ये जो है अभी तक हमारे इसकी ज़रूरत नहीं पड़ी है हमारे देश को, ठीक है। वित्तीय आपात 360। अनुच्छेद 368 संविधान संशोधन की बात करता है। संविधान में संशोधन जो है अनुच्छेद 368 के अनुसार होता है। और संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है वो कहाँ से लिया गया है? साउथ अफ्रीका से लिया गया है। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद हम करते हैं कि आपको ये सारे अनुच्छेद कुछ तो ज़रूर याद हुए होंगे, ठीक है। आप क्या करो कि इसका एक बार नोट्स बना लो। आप वीडियो को जब 2 बार 3 बार देखोगे तो आपको ज़रूर याद हो जाएगा, ठीक है। इतना देर बने रहने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अगर अच्छा लगा हो, अगर इस वीडियो से आपने कुछ भी अगर सीखने को मिला हो, तो इस वीडियो को एक बार लाइक कर लेना और शेयर ज़रूर करना। और अगर आपका कोई भी सजेशन है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर दूंगा। ठीक है दोस्तों, जय हिंद।